हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्लास 10th हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। अगर मैं आपको जो जो बता रहा हूं, अगर आप उस तरह से पढ़ते हैं तो आपका भी हिंदी में 70 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला हमें काम क्या करना है हिंदी के लिए, महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके कवि लेखक को आपको याद कर लेना है, जिसके लिए आपको कितना नंबर दिया जाएगा, आपको 5 नंबर दिया जाएगा। इस पे मैंने पहले से ही वीडियो बना रखा है। आप मेरे चैनल को ओपन करेंगे तो वहाँ पे हिंदी की प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो ज़रूर से मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, महत्वपूर्ण रचनाएं जो भी आपके सीरीज़ में दी गई हैं मैं आपको बता दिया हूँ, वो आपको याद करना है और साथ में उनके कवि और लेखक का नाम भी याद कर लेना है, जिसके लिए आपको टोटल 5 नंबर दिए जाएंगे। दूसरा देखिए, जो आपको काम करना है वो क्या करना है, रीतिकाल, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग एवं प्रयोगवादी युग की दो दो विशेषताएं। ठीक है, देखिए ये जितने भी युग हैं और एक रीतिकाल है, ठीक है, इन सभी की आपको दो दो विशेषताओं को याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इनसे आपके बोर्ड एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और जिसके लिए आपको टोटल 5 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। जितने भी युग हैं सभी के दो दो विशेषताओं को आपको याद रखना है। उसके बाद चलिए अब हम अपने तीसरे टॉपिक को देखते हैं। हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो क्या है, लेखक जीवन परिचय और कवि जीवन परिचय। ठीक है, अब देखिए, जिसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में टोटल 3 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको हिंदी गद्य में, जो हिंदी गद्य में है उसमें कौन सा जीवन परिचय पढ़ना है, तो उसमें आपको सिर्फ 3 जीवन परिचय मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इन 3 जीवन परिचय को याद कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में इतने में से बिल्कुल से आपका फंस जाएगा। तो जो सबसे पहला जीवन परिचय है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय और तीसरा है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। अगर हिंदी गद्य में आप ये तीनों जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं तो आप 100% लिख के ले लीजिए कि आपका बोर्ड एग्जाम में इतने में से ही फंस जाएगा। अब देखिए, हिंदी पद्य में से आपको कौन सा पढ़ना है, उसमें आपको पहला तुलसीदास का पढ़ना है जीवन परिचय, दूसरा सूरदास जी का पढ़ना है और तीसरा महादेवी वर्मा जी का पढ़ना है। अगर आप हिंदी पद्य में ये 3 जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा। ठीक है, तो आपको सभी जीवन परिचय नहीं पढ़ने हैं। जितना जीवन परिचय मैं आज आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, बस आपको उन्हीं जीवन परिचय को लिखना है और याद कर लेना है। ठीक है, अब चलिए हम अपने चौथे टॉपिक को देखते हैं। हमारा जो चौथा टॉपिक है वो क्या है, गद्य भाग और पद्य भाग। ठीक है, यानी कि जो आपको बोर्ड एग्जाम में हिंदी गद्य से प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी पद्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या करना होता है, आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है। ठीक है, हिंदी गद्य से और हिंदी पद्य से। ठीक है, जिसके लिए आपको टोटल 6 6 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको सिर्फ ऐसे ही 3 मैं आपको गद्य से बताऊंगा और 4 पद्य से बताऊंगा। ठीक है, बस मैं आपको इन्हीं चैप्टर में से आपको बता देता हूँ। अगर आप इन चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आपका 6 नंबर और 6 नंबर ये, यानी कि टोटल 12 नंबर आज आपका पक्का हो जाएगा। तो हिंदी गद्य भाग में आपको कौन सा, वो 3 चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर आपको मित्रता पढ़ना है। ठीक है, आपको मित्रता पढ़ना है, दूसरा ममता, तीसरा भारतीय संस्कृति। ठीक है, अगर आप इन 3 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आज आपका समझ लीजिए हिंदी गद्य भाग से 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब देखिए, पद्य भाग से आपको कौन सा 4 चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है पद्य। ठीक है, जो आपके बुक में सबसे पहला चैप्टर है वो पद्य है, आपको पद्य पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए धनुष भंग और वनपथ, यानी कि जो दूसरा चैप्टर है उसमें देखिए 2 भाग हैं, धनुष भंग और वनपथ, तो आपको उन दोनों को पढ़ना है। ठीक है, इन दोनों को अगर आप पढ़ेंगे तो इनमें से आपको एक न एक जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। दूसरा चैप्टर आपको धनुष भंग या वनपथ पर इन दोनों को पढ़ना है, तीसरा आपको भक्ति पढ़ना है और चौथा आपको पढ़ना है हल्दी घाटी। अगर आप हिंदी पद्य भाग में से इन चारों चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और दोनों पढ़ लेते हैं तो आपका आज 12 नंबर मैं पक्का करा दिया हूँ। बस आपको एक काम करना है, इन चैप्टर को ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद चलिए अब हम अपने 5वें टॉपिक को देखते हैं। हमारा जो 5वां टॉपिक है वो क्या है, कोई भी 2 श्लोक याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको अपने संस्कृत में से, जो हिंदी की बुक है उसमें अनिवार्य संस्कृत में से कोई भी 2 श्लोक आपको याद कर लेना है। देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में 1 श्लोक पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन आपको 2 श्लोक याद करना है, जिसके लिए आपको टोटल 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अब चलिए छठवां जो हमारा टॉपिक है वो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए टोटल आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो हो गया आपका संस्कृत, यानी कि संस्कृत में आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं।
अब देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको संस्कृत में से बस 3 चैप्टर अगर आज ये पढ़ लेते हैं आप, तो आपका समझ लीजिए कि 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है वाराणसी। इस चैप्टर के आपको प्रश्नोत्तर और इस चैप्टर का संस्कृत अनुवाद जो है उसका हिंदी अनुवाद आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वीरः वीरेण पूज्यते, यानी कि इस पाठ का भी आपको क्वेश्चन आंसर और इसका जो हिंदी अनुवाद है वो भी आपको आना चाहिए। और हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो है भारतीय संस्कृति। अगर आप इन 3 चैप्टर को संस्कृत में से पढ़ लेते हैं तो आप मुझसे लिख के ले लीजिए कि आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब देखिए संस्कृत गद्यांश में से, यानी कि आपको संस्कृत से पूछता क्या है, संदर्भ और अनुवाद पूछता है 4 नंबर का। ठीक है, 4 नंबर का संदर्भ और अनुवाद पूछेगा और 2 नंबर का आपको क्वेश्चन और आंसर पूछेगा। तो टोटल दोनों मिला के कितना हो गया, 4 और 2 6। ठीक है, तो संस्कृत से आपको टोटल 6 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको सिर्फ इन्हीं 3 चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम अपने 7वें टॉपिक को देखते हैं। हमारा जो 7वां टॉपिक है वो देखिए क्या है, काव्यगत सॉरी काव्य सौंदर्य के तत्व। ठीक है, जो काव्य सौंदर्य के तत्व हैं इसके लिए आपको टोटल 6 नंबर दिए जाएंगे और इसमें आपको सिर्फ 3 पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रस छंद अलंकार। 7वें में आपको रस छंद अलंकार आप तैयार कर लेते हैं तो टोटल आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको बता दूं कि आपको रस में क्या पढ़ना है, छंद में क्या पढ़ना है और अलंकार में क्या पढ़ना है। तो रस में आपको पढ़ना है हास्य रस और करुण रस। ठीक है, जो आपका रस होता है आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो उसमें आपको रस में से सिर्फ हास्य रस पढ़ना है रस में और करुण रस। छंद जो होता है उसमें आपको रोला छंद और सोठा छंद इन दोनों को पढ़ना है। और अलंकार के लिए आपको उपमा रूपक उत्प्रेक्षा तीनों अलंकार आपको पढ़ना है, जिसके लिए आपको टोटल 6 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, और इस पर मैंने पहले से ही वीडियो बना दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट जरूर से जरूर चेक कर लें। ठीक है, अगर आप ये 6 नंबर अपना पक्का करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि आगे आपको हिंदी में क्या पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए हमारा जो 8वां टॉपिक है हिंदी में वो क्या है, हिंदी व्याकरण। ठीक है, यानी कि अब हमें हिंदी व्याकरण से क्या पढ़ना है। ठीक है, जिसके लिए टोटल हमें 11 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि सबसे हिंदी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिंदी व्याकरण। अब देखिए हिंदी व्याकरण में क्या होता है, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, जिसपे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट आप जरूर से जरूर चेक कर लें। ठीक है, अगर आप प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे तो आपका समझ लीजिए कि आधा से ज़्यादा काम आज प्लेलिस्ट से ही हो जाएगा। यानी कि हिंदी व्याकरण में आपको पढ़ना है उपसर्ग और प्रत्यय, उसके बाद पढ़ना है समास। समास में देखिए क्या क्या पढ़ना है, द्विगु समास और द्वंद्व समास, आपको सिर्फ 2 समास पढ़ने हैं। उसके बाद देखिए तत्सम पढ़ना है। ठीक है, और पर्यायवाची, यानी कि आपको तत्सम 20 ठो याद कर लेना है और 20 पर्यायवाची याद कर लेना है। ठीक है, जिसके लिए आपको टोटल 11 नंबर दिए जाएंगे। हिंदी व्याकरण में से आपको उपसर्ग और प्रत्यय, समास में द्विगु और द्वंद्व समास और तत्सम और पर्यायवाची आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब चलिए हम संस्कृत व्याकरण को देख लेते हैं। देखिए संस्कृत व्याकरण के लिए आपको टोटल 8 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, यानी आप समझ सकते हैं कि हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण से टोटल 19 नंबर की। ठीक है, यानी कि 20 इन्हीं दोनों से आपको 19 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि संस्कृत व्याकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए संस्कृत व्याकरण में हमें पढ़ना है संधि। ठीक है, शब्द रूप, धातु रूप और संस्कृत अनुवाद। ठीक है, तो देखिए संधि में हमको 2 संधि पढ़ना है, यहाँ पे हमने 3 संधि लिख दिया है। ठीक है, तो आपको संधि में सिर्फ 2 संधि पढ़ना है, दीर्घ संधि और वृद्धि संधि। ठीक है, जिसके लिए आपको टोटल 2 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद आपको शब्द रूप में, यानी कि जो शब्द रूप आपको संस्कृत व्याकरण में पूछा जाता है उसमें देखिए आपको 4 याद करना है। ठीक है, जिसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। मधु का रूप आपको पढ़ना है, मति का पढ़ना है, नदी का और फल का। ठीक है, यानी कि आपको ये 4 रूप तैयार होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए धातु रूप। ठीक है, जो धातु होता है उसके लिए आपको टोटल 2 नंबर दिए जाएंगे। तो इसमें आपको पट धातु पढ़ना है और हंस धातु पढ़ना है। ठीक है, अगर आप इन दोनों धातुओं को तैयार कर लेते हैं तो आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो संस्कृत व्याकरण में सबसे अंतिम है वो है संस्कृत अनुवाद। ठीक है, यानी कि आपको बोर्ड एग्जाम में संस्कृत में अनुवाद करना रहता है, जिसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका आपको कम से कम 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना है संस्कृत अनुवाद का। यहाँ पे मैंने देखिए 100 लिखा है, यानी कि आपको 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। अब देखिए हमारा जो 10वां क्वेश्चन है वो है निबंध। ठीक है, देखिए निबंध जो होता है, सॉरी देखिए यहाँ पे निबंध हमने गलत लिख दिया है, यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं निबंध। ठीक है, निबंध। ठीक है, निबंध। अब देखिए निबंध से हमें कितना क्वेश्चन पढ़ना है, देखिए
निबंध से हमें टोटल 6 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि निबंध कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 से 4 पेज में आपको निबंध लिखना है, ठीक है। तो आपको मैं 3 से 4 टॉपिक आज बता देता हूँ कि अगर आप इन चारों या पाँचों टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। सबसे पहला निबंध आपको देश प्रेम पे तैयार करना है। उसके बाद दूसरा आपको पर्यावरण प्रदूषण यानी कि प्रदूषण पे आपको दूसरा निबंध याद करना है। और तीसरा आपको जनसंख्या वृद्धि यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है आपके देश में उस पे आपको तैयार कर लेना है। दूसरा और अगला हमारा है यातायात का नियम, ठीक है। जो यातायात का नियम होता है आपको उस पर एक निबंध अच्छा सा तैयार करना है। उसके बाद आपका प्रिय खेल। अब देखिए प्रिय खेल में क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, कोई भी खेल आप यहाँ पे डाल के लिख सकते हैं, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि आपको हर सेट में देखने के लिए मिलेगा वो है कोरोना वायरस, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि इससे सभी देश चपेट में आए थे 2 साल पहले, अभी भी बहुत से देश चपेट में हैं। यानी कि ये बहुत चर्चित टॉपिक है तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। इस पे आपको ज़रूर से ज़रूर निबंध तैयार कर लेना है, ठीक है। जिसके लिए आपको टोटल 6 नंबर दिए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। अब आज का जो हमारा सबसे अंतिम टॉपिक है वो क्या है, खंड काव्य, ठीक है। खंड काव्य जिसके लिए आपको टोटल 3 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि खंड काव्य जो होता है वो आपके जिले पर आधारित होता है, ठीक है। जैसे आपका जो भी जिला होगा आपके जिले पर कुछ खंड काव्य यानी कि फिक्स किया है कि आपको वही खंड काव्य पढ़ना है, ठीक है। तो उस पर मैंने ऑलरेडी से वीडियो बना रखा है कि आपको किस जिले में कौन सा खंड काव्य पढ़ना है, ठीक है। तो आप वीडियो जाके उस ज़रूर देख लें क्योंकि प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका 3 नंबर का सवाल है, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका 3 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो जो बताया है कि आपको जो भी पढ़ना है अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका कम से कम 65 प्लस यानी कि 70 में आप 65 प्लस ज़रूर पा जाएंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करनी है। जितना मैंने आपको बताया है उतना आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हम अपने इस चैनल पर ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताते रहते हैं, ठीक है। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।